मैं रेनू मैम। कल हम पाठ 10 कर रहे थे कक्षा 8 का स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर बताया गया है कि स्मरण शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और किस कारण से हम चीजें भूल जाते हैं। तो आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। तो प्रश्नोत्तर में है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि असीम भंडार मस्तिष्क के किस स्मृति कक्ष में होता है। कि स्मृति कक्ष 3 कक्ष बताए थे इसके अंदर कि ज्ञानेंद्रिय परक और लघुकालीन, दीर्घकालीन। तो जो ज्ञान का असीम भंडार है वो किस में रहता है? दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में। इसमें रहता है दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में। तो असीम ज्ञान भंडार दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में रहता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ में वर्णित मनोविज्ञान शास्त्री का नाम क्या था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पाठ में वर्णित मनोवैज्ञानिक शास्त्र का नाम था गैरी स्मॉल। क्या था? गैरी स्मॉल। ओमेगा युक्त अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो ओमेगा युक्त जो अम्ल है वो ड्राई फ्रूट्स तथा कुछ मछलियों में पाए जाते हैं। आगे है, इंद्रधनुष के रंगों को याद रखने के लिए कौन सा शब्द होता है? कि जो इंद्रधनुष, इसमें हमने बताया था कि किस तरह से हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो इंद्रधनुष के रंगों को नाम याद रखने के लिए विबियर नाम बताया था। आगे है, ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान बना रहता है। जो ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष है उसमें ज्ञान होता है वो कितने समय के लिए होता है? कुछ क्षणों के लिए, यानी थोड़े समय के लिए। स्मृति में संचित ज्ञान को भूलने का मुख्य कारण क्या होता है? अवहेलना, मंदबुद्धि या हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। अभिप्रेरित विस्मृति का अर्थ होता है जानबूझकर भूलना। अभिप्रेरित विस्मृति का अर्थ होता है जानबूझकर भूलना। स्मृति बढ़ाने की विधि किस मनोवैज्ञानिक ने निकाली है? गैरी स्मॉल ने। किसने निकाली है? गैरी स्मॉल ने। नेक्स्ट है, क्या वैज्ञानिक स्मरण शक्ति की क्रिया प्रणाली को समझ पाए हैं? तो उत्तर आएगा नहीं। वैज्ञानिक स्मरण शक्ति की क्रिया प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं। कि नहीं, वैज्ञानिक स्मरण शक्ति की क्रिया प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं। स्मृति में ज्ञान बैठाने में मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? तो स्मृति में ज्ञान बैठाने में मस्तिष्क की जो नाड़ी कोशिकाएं हैं वो कार्य करती हैं। तो स्मृति में ज्ञान बैठाने में मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाएं ज्ञान बैठाने का कार्य करती हैं। मस्तिष्क में स्मृति कोश के कितने कक्ष हैं? तो 3 कक्ष। कितने हैं? 3 कक्ष हैं। आगे है, क्षणिक स्मृति किस स्मृति कक्ष में होती है? अभी हमने पढ़ा था किसमें होती है? ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में। किसमें होती है? ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष में। भावनाओं से जुड़ा ज्ञान किस स्मृति कक्ष में संचित होता है? दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में। कि भावनाओं से जुड़ा ज्ञान है वो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में संचित होता है। आगे है, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर में अच्छी स्मरण शक्ति क्यों आवश्यक है? क्योंकि अच्छी स्मरण शक्ति के कारण व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अद्भुत घटनाओं को याद रख सकता है। तो अच्छी स्मरण शक्ति क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अच्छी स्मरण शक्ति के कारण व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अद्भुत घटनाओं को याद रख सकता है। आगे, स्मृति कोष्ठ में कौन कौन से 3 कक्ष हैं? तो स्मृति कक्ष में 3 अंग हैं। ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष, लघुकालीन स्मृति कक्ष तथा दीर्घकालीन स्मृति कक्ष। आगे है, किस स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान लंबे समय तक बना रहता है? तो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान लंबे समय तक बना रहता है। स्मरण शक्ति के परिष्कार सूत्र में कौन कौन से 3 चरण होते हैं? कि जो स्मरण शक्ति का जो परिष्कार यानी उनके सुधार का जो सूत्र है उसमें 3 चरण है। विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव दमन। 3 है, विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव दमन। स्मरण शक्ति को बढ़ाने हेतु कौन से 7 सूत्र हैं वो लाभदायक सिद्ध होते हैं? तो वो है अच्छी निद्रा यानी अच्छी नींद, गहन श्वसन, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, खूब पानी पीना, धूम्रपान के निकट न जाना व शराब नहीं पीना। ये जो 7 हैं सूत्र हैं आपके, ये आपके लाभदायक सूत्र स्मरण शक्ति बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध होते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने हेतु कौन सी 2 चीजें हैं जिनका सेवन वर्जित है? तो है धूम्रपान और शराब। धूम्रपान और शराब। तो बेटा एक बार ये प्रश्न फिर से देख लीजिए आप कि पहले में अच्छी स्मरण शक्ति क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अच्छी स्मरण शक्ति के कारण व्यक्ति अर्जित ज्ञान को तथा अद्भुत घटनाओं को याद रख सकता है।
स्मृति कोष्ठ में 3 कक्ष हैं, ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष, लघुकालीन स्मृति कक्ष, दीर्घकालीन स्मृति कक्ष। और दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में संचित ज्ञान को लंबे समय तक बना रहता है। स्मरण शक्ति के परिष्कार सूत्र के 3 चरण हैं, विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव दमन। फिर है स्मरण शक्ति बढ़ाने के 7 सूत्र हैं, वो है अच्छी निद्रा, गहन श्वसन, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, खूब पानी पीना, धूम्रपान के निकट न जाना, शराब नहीं पीना। और स्मरण शक्ति को बढ़ाने हेतु धूम्रपान तथा शराब 2 वस्तुओं का सेवन वर्जित है। आगे है दीर्घ प्रश्न उत्तर में गैरिस्मॉल की स्मृति वर्धक सूत्र किन किन तथ्यों पर बल देता है, विस्तार पूर्वक बताइए कि जो गैरिस्मॉल की स्मृति वर्धक जो सूत्र है वो कौन कौन से जो 7 है उन चीजों पर तथ्यों पर बल देता है, वो है उनको पढ़ते हैं विस्तार से। उत्तर है गैरिस्मॉल की स्मृति वर्धक सूत्र निम्नलिखित तथ्यों पर बल देता है। सबसे पहला अच्छी निद्रा, हमें सदैव स्वच्छ कमरे में निश्चित होकर 8 घंटे शयन करना चाहिए। दूसरा गहन श्वसन, गहरे लंबी सांसों का व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है। इसके साथ में हमें गहन श्वसन यानी गहरी लंबी सांस लेने का व्यायाम करना चाहिए, इससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मस्तिष्क को नियमित व्यायाम से स्मरण शक्ति तेज होती है। चौथा है संतुलित भोजन, फलों, हरी सब्जियों, मछली, बादाम, अखरोट आदि का प्रतिदिन सेवन करने से स्मृति में परिष्कार होता है यानी सुधार होता है। खूब पानी पीना, दिन में 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। छठा है आपका धूम्रपान के निकट नहीं जाना चाहिए। 7वां शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोष्ठ है वो सिकुड़ने लगता है और स्मृति धीरे धीरे पांव जमाने लगती है। यानी शराब पीने के कारण है जो हमारा स्मृति कोष्ठ है जहाँ पर हम याद रख सकते हैं वो सिकुड़ने लगता है और इसके कारण हम धीरे धीरे चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो इन्होंने जो ये 7 सूत्र हैं बताए हैं, अच्छी निद्रा, गहन श्वसन, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, खूब पानी पीना, धूम्रपान के निकट नहीं जाना और शराब नहीं पीना। आगे है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति कोष्ठ के विभिन्न कक्षों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। स्मृति कोष्ठ है उसके कितने कक्ष बताए गए हैं? 3 कक्ष बताए थे स्मृति कोष्ठ के। तो स्मृति कोष्ठ के वैज्ञानिकों ने 3 कक्ष बताए हैं, कौन कौन से हैं? ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष, लघुकालीन स्मृति कक्ष और दीर्घकालीन स्मृति कक्ष। पहला है ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष, इसमें केवल क्षण भर के लिए तत्वों को याद रखने की क्षमता होती है। जो ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कक्ष है बेटा, इसके अंदर सिर्फ हम कुछ क्षण के लिए ही तत्वों को याद रख सकते हैं। दूसरा है लघुकालीन स्मृति कक्ष, इसके अंदर हम इस भाग में पहुंचा हुआ ज्ञान उतने ही समय तक बना रहता है कि जितने समय तक हम उसको प्रयोग करते हैं। ये ज्ञान होता है कि जितने समय तक आप उस चीज को याद रखोगे यानी आपको काम पड़ता रहेगा, याद रहेगा, और जैसे ही उसको करना बंद कर दोगे तो आप भूल जाओगे। दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में असीम ज्ञान का भंडार होता है, इसके अंदर असीम ज्ञान का भंडार होता है। दीर्घकालीन स्मृति जो कक्ष होता है इसमें जो भी बातें हैं वो आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं, जीवन भर याद रहती हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः स्मरण में अक्षमता से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए कि पुनः स्मरण में अक्षमता का क्या कारण है। तो उत्तर देखिए बेटा, आपकी बुक के अंदर है, यहाँ से आपको पेज नंबर है आपका 82, यहाँ पर पुनः स्मरण क्षमता का अर्थ है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक करोगे। तीसरे का दीर्घ का उत्तर है आपके पुनः स्मरण में अक्षमता का अर्थ है स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः न याद कर पाना। समय निकल जाने पर वे तथ्य अपने आप स्मरण हो जाते हैं और ऐसी विस्मृति अस्थायी होती है। इस स्थिति की तुलना वैज्ञानिक कहीं रखकर भूली वस्तु से करते हैं जो समय निकल जाने के पश्चात अपने आप हाथ लग जाती है। तो इसमें क्या बताया है कि इसमें तथ्यों को समय पर पुनः याद न कर पाना और समय निकल जाने पर वे तथ्य ना अपने आप स्मरण में आ जाते हैं। कि कुछ चीजें होती हैं जिनको हम रखकर भूल जाते हैं लेकिन वो फिर अपने आप ही हमें कभी भी किसी भी समय वो याद हमें आ जाती हैं, या फिर वो चीजें हैं जो हमें ध्यान आ जाती है कि कहाँ रखी। तो पुनः स्मरण में अक्षमता ये है। आगे आपका लास्ट प्रश्न, इसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरिस्मॉल द्वारा स्मृति बढ़ाने की कौन सी विधि बताई गई है, इसकी प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर बेटा यहाँ से है, ये आप अपने आप से करेंगे। स्मरण का परिष्कार, इसके अंदर है भुलक्कड़ लोगों की स्मृति को पैनी करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक शास्त्री गैरिस्मॉल ने स्मृति बढ़ाने की एक विधि निकाली जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि,
तनाव दमन तथा स्मृति संबंधी व्यायाम। तो आपको करना क्या है इसके अंदर कि विशिष्ट, इसमें 4 जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उनमें आपको लिखना है विशिष्ट भोजन में कि विशिष्ट भोजन करने से हम क्या हो सकता है कि गर्भ स्मृति तेज करने के लिए ऐसे भोजन की आवश्यकता है जिसमें ओमेगा उपयुक्त अम्ल वर्तमान होते हैं, जिसमें अम्ल ड्राई फ्रूट कुछ मछलियां पाई जाती हैं। शारीरिक गतिविधियों में है कि हमें स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए 15 मिनट का दैनिक प्राणायाम कर मस्तिष्क को चुस्त रखने में रामबाण का कार्य करता है। तनाव दमन है, इसमें आप आगे हम पढ़ेंगे तनाव दमन में क्या है कि उसको नियमित रूप से अपनाकर तनाव दमन को भगाया जा सकता है। आपको ये लास्ट प्रश्न है जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरी स्मॉल द्वारा स्मृति बढ़ाने की कौन सी विधि निकाली गई थी, अपनी प्रमुख बातें हैं। ये आपको प्रश्न बेटा अपने आप करना है, बाकी सभी प्रश्न उत्तर आप नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू। मॉर्निंग 8th class. So let's start our today's maths class. So in the previous class we completed our chapter number 7 and the next chapter is chapter number 8, that is linear equation in one variable. ठीक है, क्या हमारे पास linear equation in one variable? linear equation क्या होती है? in which the variable power is 1 and one variable है, मतलब वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एक ही variable होगा। मतलब जो हमारे पास अल्फाबेट या सिंबल्स जो होते थे, जो x y z जो रिप्रेजेंट करते थे किसी वेरिएबल को, वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। लीनियर का मतलब क्या होगा कि उसकी पावर सिर्फ 1 होगी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इंट्रोडक्शन तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन तो लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब कि वहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी, और 1 वेरिएबल है तो मतलब कि वेरिएबल जो होगा सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन, और उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब एक मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से किसी चीज को उठा के इधर करते हैं तो क्या होगा, प्लस विल चेंज टू माइनस इधर। ठीक है, माइनस विल चेंज टू प्लस, मल्टीप्लीकेशन विल चेंज टू डिवीजन एंड डिवीजन विल चेंज टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये रूल हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमें सिर्फ वैल्यू किसकी फाइंड करनी, एक्स की। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स को इधर रखते हैं अभी के लिए, उसके साथ मल्टीप्लाइड में जो उसको भी हम यहीं पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x एज इट इज रहेगा, इसके साथ जो वैल्यू है +4 वो प्लस में है, उधर जाके क्या होगी माइनस, तो इक्वल 10 एज इट इज रहेगा, इधर आके वो माइनस होगी। ठीक है, अगर इधर -10 भी होता तो माइनस ही रखते उसको। ठीक है, अब क्या हो गया, 3x इक्वल हो गया हमारे पास, ये कितना आया इसका आंसर 6। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें सिर्फ x निकालना है, तो उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू है वो इधर जाके क्या हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड ये कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास है 3y + 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 6y - 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, पावर भी 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लेकिन अब हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे इस 6y को इधर ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि y की टर्म्स में 7 चैप्टर में हमने क्या करा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन 6 और 7 चैप्टर में, कि जब वेरिएबल्स में होता है तो हम प्लस और माइनस किसका करते हैं, जब उनके वेरिएबल सेम होते हैं तभी उनका प्लस और माइनस हो सकता है, अदरवाइज हम उनको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है y और यहाँ भी y है, तो मतलब हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इस 6y को इधर ले आते हैं। ठीक है, और ये +5 इसको इधर ले जाते हैं। ये होती है ट्रांसपोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ये इधर प्लस में इधर आ क्या होगा माइनस, ये +5 है तो इधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, सो 3y एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -6y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है -10 है तो -10 एज इट इज, और ये भी इधर जाके क्या होगा -5। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 - 6 और इसको लिख सकती हूँ y अलग से। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस, जब भी वैल्यू साइन सेम होते हैं, एडिशन होता है और साइन किसका आता है, बिगर टर्म के आगे, तो कितना हो गया 15 -15। ठीक है, यहाँ 3 - 6 कितना हो जाएगा -3y = -15 आ गया। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ y निकालना है, तो उसके साथ वैल्यू क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो y किसके इक्वल हो जाएगा -15 अपॉन में -3, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, 3 × 5 = 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so in the next one we have
वैल्यूज लाइक दिस, ठीक है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम यहीं पे एलसीएम कर लें, ठीक है, या हम क्या करें, ये x की वैल्यू फाइंड करनी, x के साथ जो हमारे पास है उस वैल्यू को एज इट इज रखते हैं। इधर क्या वैल्यू है 7 प्लस 3 है, तो मतलब इधर आ क्या होगा माइनस, तो -3 हो गया। x/5 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 के इक्वल। अगर 4 के नीचे कुछ नहीं हम 1 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली x मल्टीप्लाई विद 1 किसके इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई विद 5, x मल्टीप्लाई विद 1 इज x एंड 4 मल्टीप्लाई विद 5 इज 20, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज दिस। और अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, 5 एलसीएम हो गया, क्या होता है रूल 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, 1 मल्टीप्लाई विद x इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज 5, 5 मल्टीप्लाई विद 3 इज 15, और यहाँ पे क्या है 7 ही है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई x प्लस 15 और मल्टीप्लाई 1, तो यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। अब सिंपली क्या निकालना है x, इसके साथ वैल्यू क्या है इधर प्लस में, इधर जाके होगी माइनस, तो 35 माइनस 15 इज 20। आंसर दोनों जगह से क्या आएगा सेम होगा, लेकिन मेथड दो हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so here again we have LCMs of we can take LCM here or we can take LCM here, but हम यहाँ क्या करेंगे y वाले कोफिशिएंट, y वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं और कांस्टेंट जो टर्म्स है उनको इधर ले जाते हैं, ठीक है। y/4 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इधर जो वैल्यू वो क्या है प्लस में, इधर आ क्या होगी माइनस में, तो माइनस y/5 सिंपली। जो वैल्यू यहाँ पे प्लस साइन है तो 2/7 ही होगा। इधर वैल्यू क्या प्लस -1/3 है, तो इधर जा क्या होगी प्लस, तो प्लस 1/3 हो गया, ठीक है। अब क्या लेना है इनका एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा 20, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से 4 को डिवाइड कर रहा है 20 कितना आया 5, 5 विल बी डिवाइडेड बाय y, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से 5y हो जाएगा, साइन क्या बीच में माइनस, ठीक है। 5 को डिवाइड करेंगे 20 कितना आंसर आएगा 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो कितना हो गया 4y, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा 21, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसीलिए 7 को डिवाइड करेंगे 21 से कितना आंसर आएगा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 प्लस साइन है बीच में तो प्लस ही रहेगा। 3 को डिवाइड करेंगे 21 से कितना आंसर आएगा 7, 7 विल बी मल्टीप्लाइड टू 1 इक्वल्स टू 7, ठीक है। द 5y माइनस 4y कितना हो जाएगा, एक ही y बचेगा यहाँ पे y अपॉन 20 है और इक्वल होगा हमारे पास किसके 13/21 के, ठीक है। क्या करेंगे अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा यहाँ से 21y हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई विद 20, ठीक है। अब y के साथ ये वैल्यू क्या आएगा मल्टीप्लाई में, इधर आप क्या होगी डिवाइड, कोई नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे और अपॉन में 21, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ सी यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे और यहाँ भी है, लेकिन एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है तो लीनियर में ही है, लेकिन हमें क्या करना है कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम, कंपेयर कब होता है जब y की टर्म्स को ले ले और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड कर ले, लेकिन यहाँ पे y को ऊपर तो हम नहीं ले जा सकते प्लस माइनस करके, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते सिंपली, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो 1 है ना ये दोनों नंबर से, अगर इनके साथ 2 होता तो क्या होता है 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में करेंगे तो सिंपली 5y माइनस 7 हो जाएगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाइड है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3y से, कितना आंसर आ जाएगा ये 6y हो जाएगा, तो इसको यही लिख देती हूँ 6y, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ देखो 5y है और यहाँ 6y है, क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा 5y उधर प्लस में, ये वैल्यू इधर इसके आगे साइन है मतलब प्लस, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर आके, ये 7 इधर क्या है प्लस में, उधर क्या बचा है सिर्फ 0, 0 में जाके क्या होगा ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 0 + 7 इज 7, ठीक है। 5 - 6 कितना होता है -1 और मल्टीप्लाई y इज y, और यहाँ कितना है 7, तो y का ये साइन जो माइनस है वो इधर चला जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू -7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं डिनोमिनेटर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इधर ले आओ सिंपली और वो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ है अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स में, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इनको एक सिंगल उसमें बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शंस के अलावा क्या करना है उनको सिंपली इक्वेशंस के उसमें, तो क्या करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5m
-3 से इक्वल साइन होगा और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3m + 1 से, ठीक है। अब यहाँ देखो जब भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर वैल्यू होती है वो दोनों से इक्वली मल्टीप्लाइड होती है, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना आएगा 30 और इसके साथ क्या है m, ठीक है। साइन क्या है बीच में माइनस रहेगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आंसर आएगा 18, ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, साइन क्या है बीच में इक्वल। नाउ 9 विल मल्टीप्लाइड विद बोथ दीज नंबर्स, सो 9 मल्टीप्लाई विद 3 इज 27, m इसके साथ m हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई विद 1 इज 9 और बीच में साइन क्या है प्लस, तो प्लस ही रहता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इनको वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है। यहाँ 27 क्या है प्लस में, इधर आप क्या होगा माइनस, सो 30m एज इट इज, इधर आके 27m माइनस हो गया। अब 9 एज इट इज यहाँ पे प्लस है उसके आगे तो प्लस, और अगर माइनस होता तो माइनस लिख दे, ठीक है। 18 इधर क्या है माइनस में, इधर आप क्या होगा प्लस, कितना हो गया यहाँ से आगे आंसर 3m और यहाँ इन दोनों का सम हो गया 27। नाउ m कैलकुलेट करना है, उसके साथ जो वैल्यू वो क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आप क्या हो जाएगी डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 9 जा, सो m की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, सो हियर अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर्स, सो क्या हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.4 ऑफ x -3, ठीक है। और क्या होगा इक्वल साइन और 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.5 ऑफ x + 9, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, क्या आंसर आएगा 20, कितने पॉइंट्स के बाद एक वो होगी 0 1 पॉइंट के, तो कितना हो जाएगा 2 सिंपली, x उसके साथ है y 5 को इससे भी करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 15 और माइनस साइन है बीच में इक्वल 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ जाएगा हमारे पास 105 और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया 10.5 ऑफ x और यहाँ पे क्या प्लस 63, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 2x -10.5 ऑफ x, बिकॉज इधर प्लस में इधर आप क्या होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 63 इधर माइनस में इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास 10.5 में से हम 2 माइनस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ 8.5, लेकिन माइनस का बिकॉज 10.5 इज ग्रेटर टर्म, और एक इसके इक्वल हो जाएगा 8 और 78, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -78 अपॉन में 8.5, ठीक है। 8.5 का अगर हम डेसिमल वो करेंगे, यहाँ नीचे 10 आएगा जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड होके, तो 78 माइनस का मल्टीप्लाई 10 डेसिमल जो वैल्यू वहां से हुई है 7, और किसी से कैंसिल आउट नहीं होते तो सिंपली यहाँ कर सकते हैं 5 2 जा 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है। तो कितना हो गया अब हमारे पास -156 अपॉन में 17, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, और नेक्स्ट जो है इसके लास्ट 2 पार्ट्स जो है उनमें स्क्वायर्स में है, तो सिंपली स्क्वायर्स में ही वो कर लेना, ठीक है। और उनसे कैंसिल आउट हो जाएंगी जो टर्म, और उससे x की वैल्यू कैंसिल आउट करनी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Good morning class 8 student, this is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we have already continuing our chapter 18 because it included into our SC1 syllabus, and we have done few content of this chapter. Now in this video I'll tell you, or we will discuss about the few further topics that have mentioned in your book. So let's start. Student, you know that we have already discussed the effect of global warming. Student, global warming क्या होती है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यूइंग द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट, बिकॉज ड्यू टू द ओजोन लेयर वी आर प्रोटेक्टेड ऑन टू द अर्थ सरफेस. ये ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, सो इसीलिए यहाँ पर लाइफ अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग. एंड यू नो दैट द ओजोन लेयर इज अ फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स व्हेन द O3 ओजोन लेयर होती है. और स्टूडेंट ये डे बाय डे क्या हो रहा है, इसमें डिप्रेशन हो रहा है, मीन्स इट गोइंग कॉन्टिन्यूसली अफेक्टेड बाय अवर फ्यू एक्टिविटीज़. ओजोन लेयर थिन शील्ड होती है, एक शील्ड मीन्स जिसे जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है हाई अप इन द स्काई दैट स्टॉप्स अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ.
ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आर दोज रेज विच आर हार्मफुल एंड कमिंग फ्रॉम द सन से निकलने वाली जो रेज होती हैं जिन्हें हम परावैंगनिक किरणें बोलते हैं स्टूडेंट। ये क्या करती हैं, हमारी स्किन को हार्म करती हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इनकी वजह से क्रिएट होती हैं, मीन्स ये हमारी लाइफ को बहुत ही अफेक्ट कर रही हैं। सो ये जो ओजोन लेयर है ये एक शील्ड का काम करती है एंड it stops the ultraviolet rays UV's rays that are coming from the sun to our earth surface. The use of a chemical called chlorofluorocarbon, that is CFCs, in the refrigerator, aerosol sprayer, propellants or continuously damaging the ozone layer. Student, what are going that मतलब होता क्या है, देखिए जो हम continuously एक केमिकल है जिसका यूज़ कर रहे हैं, ये केमिकल किस में होता है, फर्स्टली तो इसका नेम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFC इज द शॉर्ट फॉर्म एंड फुल नेम इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन्स के जो कंपाउंड्स मिलकर के ये बनता है। और ये जो है स्टूडेंट रेफ्रिजरेटर, स्प्रेस जो होते हैं हमारे, एंड आप मतलब जो आप कह सकते हो जो मतलब लाइक ACs हो गए, आपके गीज़र्स हो गए, इन सब में बेटा ये CFCs आप की उसमें से रिलीज़ होती है ड्यू टू इसी केमिकल की वजह से ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। तो नाउ डेज वी आर गोइंग टू कॉन्टीन्यूसली यूजिंग दिस, तो हम इसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी वांट अ लग्जरियस लाइफ एंड ये चीज़ें हमें हार्मफुल इसी तरीके से करती हैं, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। सो इससे कॉन्टीन्यूसली यूजिंग बाय दिस वी आर गोइंग टू डैमेजिंग अवर ओजोन लेयर, जो हमारी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है उसको हम नष्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ मैनी हेल्थ डिसऑर्डर्स। जैसे जैसे इसकी ये डिस्ट्रक्शन, इस लेयर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ड्यू टू दैट द डिफरेंट हेल्थ डिसऑर्डर्स आर गोइंग टू बी हैपन, लाइक स्किन कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीज़, लो इम्यूनिटी प्रॉब्लम, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होती जा रही है, हमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन कैंसर हो रहा है, कैंसर्स जैसी जो डिसीज़ हैं वी हर्ड देम रेयरली, हम पहले के टाइम पे इनको बहुत ही कम सुनते थे, TB वगैरह नॉर्मल, मतलब ये ऐसे डिसीज़ थी जिनका क्योर होना एंड प्लस में किसी पर्सन को हो जाना इट्स वॉज अ वेरी बिग डील, बट नाउ डेज इट्स बिकम अ रेयर थिंग एंड मतलब इट्स नॉट अ टफ कि आप कह नहीं सकते बहुत हार्ड है। आप कुछ भी मतलब जनरली आप 2-3 पर्सनस के बारे में सुनते ही रहते हैं कि किसी को इस कैंसर से प्रॉब्लम थी एंड लाइक कोई इस कैंसर से सफ़र कर रहा है, कोई एस्थमा से सफ़र कर रहा है। सो ऑल दीज आर गोइंग टू बी कॉन्टीन्यूसली टेकिंग प्लेस ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बिकॉज ये स्टूडेंट आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओजोन लेयर अर्थ में मतलब उसके स्काई में मतलब हमारे जो यूनिवर्स है वहाँ पे फॉर्म थी, बट क्या हो रहा है इसका डिप्लीशन हो रहा है, वो भी कौन कर रहा है, वी पीपल आर गोइंग टू डू इट। नाउ द टॉपिक इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अनबर्nt हाइड्रोकार्बन। All the oxide escape into the atmosphere and the oxides of nitrogen and sulfur present in the air dissolve in the rainwater to produce sulfuric and nitric oxide. Water is, देखिए स्टूडेंट एसिड रेन क्या होता है, आप थ्रू दिस नेम वाया दिस नेम यू कैन गेट टू नो दैट व्हाट इज़ एसिड रेन। एक ऐसा रेन जिसमें एसिड्स कुछ मिले हों। तो एसिड जनरली वो एसिड्स नहीं जो आपने सुना होगा कि किसी ने किसी पर्सन के ऊपर थ्रो कर दिया, वो मतलब वो भी एक एसिड ही है, बट ऐसा नहीं है कि वो एसिड जा कर के हमारे इन्वायरमेंट मतलब उसकी कुछ फॉर्म्स आप कह सकते हो। तो जब हम कोल, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह बर्न करते हैं, कैसे बर्न करते हैं, कोल हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल जो है, तो क्या होता है स्टूडेंट, ये चीज़ें जो हैं जब बर्न होती हैं एंड रिलीज द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर्स की कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के, हाइड्रोकार्बन, ये सारे जो बर्न हुए होते हैं इनको रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। व्हेन दीज ऑल द गैसेस गेट मिक्स इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारे एयर में जाकर के जब ये गैसेस मिक्सअप हो जाती हैं दे फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ये क्या करते हैं कि डिजॉल्व होने के बाद हमारे जो रेन वाटर है एयर में मिल गई, ऑब्वियस सी बात है रेनिंग हो रही है, दीज गैसेस गेट मिक्स्ड इनटू द रेन वाटर एंड केम डाउन ऑन टू द अर्थ।
एंड दे फॉर्म द सल्फ्रिक नाइट्रिक एसिड्स। बिकॉज ऑक्साइड्स थे वो जाकर सल्फर के ऑक्साइड्स अगर जाकर के वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं, दे फॉर्म द सल्फ्रिक एसिड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जाकर रिएक्ट हो रहे हैं, देन दे फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दीज ऑल आर द, ये उसी टाइप के ही एसिड्स हैं जो कि मतलब क्या होता है कि मैंने अभी जस्ट टाइम आपको अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले आपको बताया कि एसिड्स लाइक हाँ कुछ उसी से सिमिलर हैं। तो वो एसिड्स ऐसा नहीं कि कोई इन्वायरमेंट में थ्रो कर रहा है, बट थ्रू आवर कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी दीज ऑल गोइंग टू बी टेकन प्लेस। ओके, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन एंड सल्फर्स के जो ऑक्साइड्स जो हमारे रेन वाटर में मिक्स अप हो जाते हैं, देन दीज ऑल वी कॉल द एसिड रेन, हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। नाउ दिस आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं एसिड रेन के? एसिड रेन इज़ वेरी कॉरेसिव एंड हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दोनों के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉरेसिव होता है, एंड वेदर वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग के लिए हो। क्वाइट हार्मफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिशेज़, जो एक्वेटिक लाइव्स होती हैं, जितनी भी हमारी फिशेज़ वगैरह होती हैं जो मतलब वाटर में सर्वाइव कर रही होती हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ ऐसी स्पीसीज की बात हम कर रहे हैं जो कि जाकर ड्यू टू द एसिड रेन, सिर्फ एसिड रेन की वजह से ही वो खत्म हो गई हैं। इट कॉजेज प्रीमेच्योर लीफ फॉल इन प्लांट एंड मेक्स द सॉइल एसिडिक। ये क्या करती हैं? प्रीमेच्योर लीफ मतलब एक प्लांट्स में की जो लीफ निकल रही होती हैं, ठीक है, उसको भी मतलब क्या करती हैं? हार्म करती हैं, और हमारा जो सॉयल है जब वो नीचे गिरती हैं ज़मीन में, मिट्टी में मिलती हैं फर्टाइल सॉयल के, तो उस सॉयल को वो एसिडिक बना देती हैं। इससे भी बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं प्लांट्स को। इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज, ईट्स अप सीमेंट, लाइमस्टोन, मार्बल ऑफ buildings and corrode steel and other metals। स्टूडेंट क्या होता है? when these acids get fall onto our monuments or due to on the limestone marble of buildings, किसी भी बिल्डिंग की मार्बल्स पे या किसी भी लिविंग टिश्यूज़ पर गिरते हैं, इट रियली वेरी वेरी हार्मफुल टू दीज। वो देखिए ईट्स अप द सीमेंट, सीमेंट को खा जाते हैं, मतलब किसी बिल्डिंग के ऊपर भी अगर गिरते हैं जो एसिड रेन होती है। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि बाहर अगर पेंट वगैरह नहीं हुआ रहता किसी भी मॉन्यूमेंट्स में, या मतलब मॉन्यूमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरली हाउस के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ की जो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा वाइट वाइट सा कुछ लग जाता है, तो वो सीलन की वजह से और कुछ बारिश वगैरह होती है इस वजह से, तो वो सब इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों को। एसिड रेन डैमेज ओल्ड स्टैचूज एंड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। आप इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट अ केस दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ द ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरीके के स्टैचूज़ जो हैं और जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हार्म कर देते हैं। Student, we have complete our book content. Now these are the long question that you have to write in your fair notebook. This is the long question 4th. 4 ways to prevent water pollution। को बचाने के लिए 4 तरीके आपको बताने। बाथिंग वॉशिंग को हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए वाटर्स के पास जाकर के, मतलब जो वाटर बॉडीज़ होती है रिवर्स वगैरह में जाकर, जैसा अक्सर लोग करते हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स शुड बी, मतलब जो सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं वॉशरूम वगैरह साफ़ करने वाले जो मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, आप लाइजॉल वगैरह जो भी मतलब आपकी बॉटल्स वगैरह होती हैं, कुछ भी एनीथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, उनको हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही कहीं भी थ्रो कर देते हैं, या जनरली वो जाके नालों में मिक्सअप होती है, फिर वो वाटर बॉडीज़ में थ्रो कर दी जाती हैं। सो ऑल दिस ऑल्सो मेक वाटर पोल्यूट। डू नॉट डिस्पोज वेस्ट इनटू द स्ट्रीम्स। और हमें जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, किसी भी आप कोई भी वेस्ट के बारे में बात कर सकते हो, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल, वेदर इट इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, वेदर इट इज़ फ्रॉम द डोमेस्टिक, ये हम क्या करते हैं स्ट्रीम और लेक्स में डायरेक्ट थ्रो कर देते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड्स, जितने भी हम फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं दे शुड बी इको फ्रेंडली। वी कैन यूज़ द ह्यूमस ऑल्सो, बायोगैस वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज ऑल्सो क्या करते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज को हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्रीट दैम, हमें उनकी सफाई करके, एंड आफ्टर दैट वी शुड डिस्पोज दैम इनटू द रिवर और लेक ऑफ वाटर को, तब हमें डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट
आपको प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डिस्क्राइब करना। देयर आर 3 ट्रीटमेंट, द प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसमें हम 1 by 1 सारी चीज़ों को करते हैं, एंड थ्रू दिस वी प्यूरिफाई अवर वाटर फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। Students, welcome to our YouTube channel. This is for class 8th. Students, as you all know, in the previous video I will tell you about the passive voice and active voice rules and regulations related to the tense. On the basis of this rules and regulations, we have a book exercise, as you see on the page number 107, A part. Now I will tell you one by one on the board how you are going to convert the active voice into the passive voice and identify the tenses. Now let's start. First sentence, as you all know, the principal will host the national flag before the program begins. Now you are going to change this into the passive voice. Passive voice में आप इसको चेंज करेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे टेंस में कि ये कौन सा टेंस है। टेंस है आपका ये सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसमें विल यूज़ हुआ है, और इसका पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे इसको तो इसका आंसर आ जाएगा बिफोर द प्रोग्राम begins, the national flag will be hosted by the principal. Whenever you principal, ये एक्टिव वॉइस में था, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया है। अब पैसिव वॉइस में जब हमने चेंज किया है तो इसमें ये सेंटेंस कौन किस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में है ये। अब आपको ये पता है कि सिंपल फ्यूचर जब आप रूल्स देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि उसके साथ विल बी यूज़ होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो हमारे पास सब्जेक्ट गिवन है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज मदर वॉज सर्विंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो इसमें क्या जाएगा, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, when the guest arrived, dinner was served by mother। अब इसमें हमने अगेन वही सेम फॉर्मूला पुट किया है, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, और इसमें हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है विद हेल्पिंग वर्ब वॉज, और हम वॉज किस में यूज़ करते हैं, इन द सिंपल पास्ट टेंस। सो ये जो हमारे पास वर्ब है ये आगे हमारा कौन सा यूज़ होगा, सिंपल पास्ट। Now this sentence is related to simple past tense. इसमें हमने was यूज़ किया है और second form of the verb. Now second sentence is George had repaired many cars before he received his mechanic license. तो इसमें हमने had word यूज़ किया है, और had हम कब यूज़ करते हैं, जब हम past perfect से related बात करते हैं। इसमें हमने हैड यूज़ किया है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड के साथ हम बीन वर्ड भी यूज़ करेंगे। तो इसका क्या जाएगा, ही रिसीव्ड हिज मैकेनिक लाइसेंस, नहीं बिफोर से स्टार्ट करेंगे, बिफोर he received his mechanic license
mechanic license, before he received mechanic's license, he had been car had many cars had been repaired by George. इसमें हमने क्या किया है कि उसको जब लाइसेंस, मैकेनिकल लाइसेंस मिला था उससे पहले ही उसने काफ़ी कार्स रिपेयर कर चुका था वो। तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। इसमें हमने हैड यूज किया है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज a wedding planner makes all the necessary arrangements and reservations before marriage functions, for the marriage functions। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें क्या है आपके पास? अ वर्ड यूज कर रहे हैं हम और और ing का यूज हो रहा है, तो इसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है। सिंपल पास्ट टेंस में हम इसको करेंगे। नाउ लेट्स सी, इसमें आ जाएगा आपका द मैरिज फंक्शन, द नेसेसरी अरेंजमेंट्स एंड रिजर्वेशंस फॉर द मैरिज फंक्शन ऑल मेक्स बाय द वेडिंग प्लानर। बाय द वेडिंग प्लानर all the necessary arrangements, all the necessary arrangements, all the necessary arrangements and reservations for the marriage function are done by the wedding planner। Wedding planner। So this sentence is related to your simple are done by the wedding planner. This sentence is the simple present। Now students, I will tell you 4 sentences how to change in passive voice and tenses. Now you are going to do remaining on your own. I will tell you the B exercise which is on the same page number. And B exercise में आप क्या करेंगे? Complete these sentences with the passive voice। Passive form में करनी है आपको, ब्रैकेट में form given है। First is related to you is Mr. Bose। Now I will tell you the second portion that is on page number 107 and first 4 sentences I have done for you. Now I will explain you. Complete these sentences with the passive form of the verbs given in the brackets। ब्रैकेट में आपको verbs given हैं और इन verbs को यूज़ करके आपको इन sentences को complete करना है with the help of passive form। Now let's start। Mr. Bose is invited to speak at the seminar। इसमें जो verb है आपको उसको second form में करेंगे और उसके साथ क्या put करेंगे? is according to the rules। Second sentence is the electricity was cut off because the bill was not paid
अब इसमें पे नॉट पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी पे की वो लिखी हुई है, और इसको हम सेकंड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेड, PAID। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे आप। नाउ थर्ड सेंटेंस इज यू आर नॉट परमिटेड टू स्मोक इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। अब इसमें हमारे पास नॉट परमिट लिखा हुआ है, इसके साथ हमें क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। फोर्थ सेंटेंस इज द एप्लीकेशन विल बी सेंडेड टू हेड ऑफिस ऑन मंडे। विल सेंड है और इसमें हमें टेंस के अकॉर्डिंग, ये सिंपल फ्यूचर में है तो इसके साथ हम जब हम उसमें चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, विल बी सेंडेड। विल बी सेंडेड यानी कि विल के साथ हम बी यूज़ करेंगे और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो स्टूडेंट्स, 4 I have done for you. Now rest of the sentences you have to do it on your own. I will give you the examples how you are going to do, and in the first question also I have done 4 sentences for you, and remaining sentences you have to do so that you are understand very well. So thank you students. Good morning student. Welcome to online classes. This is Saroz from MLP International School Rajpura. Student, we have already completed for class 8 first to 7th chapter, and now we have already started the 8th one. My brother, my brother. In the story I told you that how a brother of a village, he was courageous and brave, and he just, when his brother was suffering from cruel stomach pain, he just decided to take him towards the hospital. So continue the story. Now in the previous one we just read that how he just move on, and now start from here. After that, उसके बाद शेर सिंह did not know what happened. शेर सिंह को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ. He was walking on and on. वो चलता जा रहा था. There was a road. एक रोड था. Then there was a better road. और उसके बाद कुछ अच्छा मतलब ठीक हालत से रोड दिख रहा था. Far away, थोड़ी सी दूर. In another world, दूसरे मतलब दूसरी दुनिया में. There come sounds hearing everywhere. Then there was a better road. फिर कुछ ठीक था रोड की हालत. Far away, दूर. In another world, ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया हो. There come sounds, वहां से आवाजें आ रही थी. Hollering a village. Suddenly somehow people, और उसके बाद जो है कुछ people यानी कुछ लोग दिखाई दिए. After that, उसके बाद the next he knew, उसको पता चला they were in a bullock cart. तब उसको पता चला कि वो जो है एक बुलक कार्ट में है. Then a truck, उसके बाद एक ट्रक में. Where have you come from boy? तुम कहाँ से आए हो? Someone asked softly. किसी ने बड़े ही प्यार से पूछा. लाडवानी, यानी कि लाडवानी जो है उस ब्रेव बॉय का, शेर सिंह के गांव का नाम था. You carried him alone? क्या तुम इस बच्चे को अकेले लेके आए हो? Across the river in flood, यानी कि फ्लड बाढ़ आ रही है रिवर में, उसके बावजूद भी तुम अकेले इस लड़के को लेके आए हो. Asked another with surprise in eyes. दूसरे ने जो है आंखों में जो है अचंभा यानी कि अचंभित होकर पूछा कि तुम जो है इसको जो है बाढ़ आ रही है रिवर में और उसके बावजूद भी तुम इसे लेके आए हो. At last they were at the hospital, और आखिर में वो हॉस्पिटल में थे. शेर सिंह always felt shy of big buildings. अब शेर सिंह जो है वो हमेशा जो है उसे जो है बड़ी बिल्डिंग से घबराहट होती थी, शाय फील होती थी. He did not go in, वो उसके अंदर नहीं जाता था. Much later the door come out on the veranda and said, अब जो है वो वरांडा में आकर डॉक्टर के पास जो कहता है, यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड इन फ्रॉम लाडवानी. तुम वो लड़के हो जो है इस बच्चे को लाडवानी गांव से यहाँ तक लेके आए हो. यस आई हैड टू, हाँ मैं ही लेके आया हूँ. देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स जेंटल फेस, और डॉक्टर के जो है जेंटल फेस पर एक मुस्कुराहट दौड़ पड़ी. शेर सिंह बहादुर, ही सेड, योर ब्रदर विल लिव, कम एंड सी.
शेर सिंह बहादुर से उसने उसको संबोधित किया और उसने कहा कि तुम्हारा भाई जिंदा है और रहेगा, कम एंड सी, आओ उसे देख लो। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे जो है शेर सिंह एक ब्रेव बॉय अपने छोटे भाई को अपनी पीठ पर बैठाकर किस तरह से वो जो है सारा 2 रिवर क्रॉस करके, जंगल क्रॉस करके और 50 माइल्स लॉन्ग पैदल चल करके हर ऑब्स्टिकल्स को जो है पार करके किस तरह से वो हॉस्पिटल तक पहुंचता है, बिकॉज ऑल ऑफ हिज करेजनेस। सो स्टूडेंट, अब देखिए ये आपके वर्ड मीनिंग है, तो मैं आपको इसको बताने की बजाय एक एक वर्ड, जैसे यहाँ सेवरल है, मैनी है, एक्यूट का है, शार्प, अनवेरेबल का, ये एक्यूट का है, शार्प या अनवेरेबल, और ब्रिंग का है स्क्वीज। तो इस तरह से जो है आपको जो है ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखने हैं। और इन केस इफ यू want to just difficult to find out, then you just do one thing, you just take the help of your dictionary, so it will be a practice so that you can aware how to just write, use the dictionary। तो आप इसको डिक्शनरी से भी हेल्प लेकर के इसकी हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ सी द एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड सेंटेंस। यानी कि जो फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को या आंसर आपको या तो 1 वर्ड में देना है या फिर एक सेंटेंस में। अब देखिए फर्स्ट का, देखिए व्हाट प्रॉब्लम डिड शेर सिंह लिटिल ब्रदर हैव। शेर सिंह के जो लिटिल ब्रदर था उसको क्या प्रॉब्लम थी? एक्यूट पेन इन स्टोमक। तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा था उसके स्टोमक में, तो ये इसका आंसर है। नंबर 2 देखिए, हाउ फार वॉज द कालीघाट हॉस्पिटल फ्रॉम शेर सिंह विलेज। यानी कि कालीघाट हॉस्पिटल जो है शेर सिंह के विलेज से कितनी दूर था? तो इसका आंसर क्या है? 50 माइल्स अवे, यानी कि 50 माइल्स दूर जो है शेर सिंह के विलेज से कालीघाट हॉस्पिटल था। नंबर 3 देखिए, व्हाट मेड शेर सिंह चिल विथ फ्राइड। यानी कि किस तरह से जो है शेर सिंह जो है चिल्लाया और घबरा गया। When the trunk come round towards the boys, जब जो है ट्रंक जो है पेड़ का तना उनकी तरफ आ रहा था, उसको देख करके वो स्तंभ रह गए थे। तो दिस इज द आंसर ऑफ जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो एमसीक्यूज हैं आपके वो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ही हैं, इससे बाहर नथिंग। तो इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप्स करने हैं, ऑप्शंस देखने हैं। तो फर्स्ट देखिए, शेर सिंह लिटिल ब्रदर ले इन द हट विद एक्यूट पेन इन हिज स्टमक दैट वाज गेटिंग वर्स। जो उसके पेट में दर्द हो रहा था वो बहुत ही असहनीय हो रहा था। तो यहाँ पे हेड भी गलत है और चेस्ट भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन इज स्टमक। अब नंबर 2 देखिए, ऑल जंगल पीपल न्यू दैट द हॉस्पिटल वॉज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द टॉमिन। यानी कि सब जंगल के लोगों को पता था कि जो है लास्ट ऑप्शन जो है हॉस्पिटल ही बचता है लाइफ को बचाने के लिए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल इसका करेक्ट ऑप्शन है। फॉरेस्ट है ये भी गलत है, टाउन है ये भी गलत है, तो ये हॉस्पिटल इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नंबर 3 देखिए, एनी एक्सपीडिशन टीम एंटायरिंग इनटू द जंगल सेंट फॉर शेर सिंह फादर। यानी कि कोई भी, अब यहाँ पे जो है हंटिंग है, ये क्या कहते हैं शिकार करने वाले, फोटोग्राफी और जो फोटो खींचने वाले, और एक्सपीडिशन यानी कि कोई भी चीज हम जब जंगल पे किसी चीज के लिए भी वो एंटर करते थे तो उसके लिए जो है शेर सिंह के फादर को बुलाया जाता था, क्योंकि उसके फादर जो है वो काफी हेल्प करते थे एक्सपीडिशन टीम की। नंबर 4 देखिए, द लिटिल बहादुर वॉज एडेड टू हिज नेम टू कमेंड हिज करेज एंड ब्रेवरी। शो दिखाना, कमेंट यानी कि उसके व्यवहार, और डिस्क्राइब बताना। तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो द लिटिल बहादुर जो है उसके नाम के साथ जुड़ गया था, कॉमन हो गया था उसकी करेज को अकॉर्डिंग देखते हुए। नंबर
5. All the men of Ladwani village too were with the expedition as beaters. यानी कि वो लाडवानी गांव के सभी लोग जो है, जो भी वहां पे एक्सपीडिशन किया जाता था उसकी बीट्स के लिए वो पहले ही वहां पे तैयार मिलते थे. तो लेबर्स भी नहीं आएगा, गाइड्स भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका बीटर्स हैं सही इसका ऑप्शन. नंबर 6. इट वॉज सो कोल्ड दैट द कुड हार्डली कीप हिज होल्ड. वो इतना मतलब ठंडा हो गया था कि वो बड़ी मुश्किल से होल्ड कर पा रहा था. तो ना तो इसका हॉट आंसर आएगा, ना ही स्लिपरी आएगा. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोल्ड. अब नंबर 7 देखिए. शेर सिंह ऑलवेज फेल्ट शाई ऑफ बिग बिल्डिंग्स. यानी कि शेर सिंह को बड़े बिल्डिंग देखने में हमेशा घबराहट होती थी. तो ये इसका वंडर भी नहीं आएगा और क्यूरियस भी नहीं आएगा. तो इसका जो है सही ऑप्शन शाई है. सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो यहीं तक. आपको आगे करना क्या है, यू हैव टू जस्ट डू इट दिस शॉर्ट क्वेश्चन एंड दिस एमसीक्यूज इन योर कॉपी, और वर्ड मीनिंग आपको करना है. और इसके साथ साथ आप रीडिंग भी कीजिएगा चैप्टर की, और वर्ड मीनिंग उसमें से भी देख करके लिखिएगा. एंड जस्ट यूज द डिक्शनरी, टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी टू राइट द वर्ड मीनिंग. और उसके बाद स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं तक. तो एज यूजुअल जैसे मैं आपको पहले भी हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय. Hello student, today in GK class I Priyanka ma'am teach you chapter number 1st of class 8th. So let's start that. Student, in your S7 exam, chapter number 28 is the last chapter for S7 exam. Means you have to revise chapter number 1 to 28 for your S7 exam. So let's start our revision for S7 exam. Our chapter number 1st is rainforest plants. Means जो वर्षा से जो प्लांट्स पेड़ पौधे उगते हैं उनके बारे में बताया गया है. In previous video, I give you a assignment for based on that chapter, so you have to revise that assignment also for your exam. I am again revise that chapter. Here some plants: bamboos, orchids, Brazil nuts, and spices and banana. तो यहाँ पे प्लांट्स के नाम गिवन है. बम्बूज में क्या होता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स है, और इसमें 6 to 15 इंचेस ये 1 डे में ग्रो करता है, और जो इसकी जो हाइट होती है 120 फीट तक होती है. और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ एशिया. ऑर्चिड्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स एक बेल की तरह होते हैं जो अपने ऊपर जो इनका जो स्टीम होता है वो बिल्कुल ही लूज होता, मीन्स फ्लेक्सिबल होते हैं. ये किसी अदर ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं. ओके, इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड होते हैं ऑर्चिड्स में. ब्राजील नट्स क्या होते हैं, जो ब्राजील नट्स होते हैं वो चॉकलेट्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, और इनका जो ऊपर से छिलका होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, और इस एक जो अखरोट होता है उसमें 20 से 25 नट्स इसके अंदर निकलते हैं. नेक्स्ट वन है स्पाइसेस. यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस के नेम गिवन है: किनोमन, क्लोव, नटमेग. ये सारे क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट प्लांट से हमें रिसीव होते हैं. नेक्स्ट वन इज बनाना. बनाना एक फेवरेट फ्रूट है जो सभी मीन्स मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद आता है, और जो हाफ वर्ल्ड का बनाना है, मीन्स 50% बनाना हमें कहाँ से मिलता है, अफ्रीका जो कंट्री है वहां से, सॉरी कॉन्टिनेंट है. नेक्स्ट वन इज कोका बीन्स. जो कोका बीन्स होती हैं वो चॉकलेट्स बनाने में यूज होता है. जो कोका पाउडर होता है वो, और जो इसका पाउडर होता है उसको मिल्क में भी जो है ऐड करके और एक डिलीशियस ड्रिंक बनाया जाता है. और 2/3 जो कोका बीन्स है वो कहाँ से हमें रिसीव होती हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां से, और जो रेस्ट है मीन्स बाकी की बची हुई कहाँ से मिलती हैं, साउथ अमेरिका से. नेक्स्ट वन है फर्न. फर्न लाइक एप्टीफिट्स मीन्स ये इसी तरह से होते हैं, ये भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और इसमें इनका जो साइज होता है, जो इनके जो पत्तियां होती हैं वो एक फैन की तरह ओपन होती हैं, तो इसको फर्न इसलिए बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज कोकोनट्स. कोकोनट्स हमें कोकोनट प्लांट से रिसीव होता है, और ये ट्रॉपिक्स में मिलता है. इन द ट्रॉपिक्स मीन्स जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उनका एक पार्ट होता है. और जो कोकोनट ट्री है उसका जो मीन्स
हर चीज यूज होती है उसमें। फ्लैश ऑफ कोकोनट किस में यूज होता है? कुकिंग एंड वाटर इनसाइड मेकिंग डिलीशियस ड्रिंक। इट्स जो फाइबर है, जो इसका फाइबर है वो किस में यूज होता है? मैट्रेस बनाने। मीन्स इसकी जो एक नारियल होता है उसके अंदर बाहर जो भी पार्ट होता है वो सारा यूजेबल होता है। नेक्स्ट वन है स्ट्रैंगलर फिंग। ये क्या होता है? मोस्टली बर्ड्स और मंकीज है वो इसे ईट करना पसंद करते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो क्विकली मीन्स इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है स्ट्रैंगलर फिग की। नेक्स्ट वन है कार्निवोरस प्लांट। जिस तरह कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसी तरह कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो अदर प्लांट्स को ईट करके ग्रो करते हैं। मीन्स जो इनके साइड में प्लांट्स होते हैं उनको ये खत्म कर देते हैं। वेनिस फ्लाई ट्रैप इज द वन एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लांट। जो एशिया में 30 फीट टोल तक इनके मीन्स 30 फीट तक की हाइट के जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो होते हैं। इट फीचर आर अबाउट 12 इंचज इन लेंथ, और इनकी जो फीचर्स होते हैं वो 12 इंचज की लेंथ के होते हैं। दैट आर ओवल फिल्डेड विद डाइजेस्टिव इंसेक्ट। जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसी इंसेक्ट्स होती हैं जिनका यूज करते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट वन इज रबर। रबर ट्री ग्रो इन द रेन फॉरेस्ट। लेटेक्स नाम का जो मटेरियल है वो इसमें प्लांट से हमें प्रोड्यूस होता है और उसका रबर बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट वन इज वुड। वुड क्या होती है? वुड रेन फॉरेस्ट प्लांट जैसे कि मोहोगनी है, उसमें उसकी जो चंदन है, मोहोगनी है, इनकी जो वुड होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती हैं। नेक्स्ट है पैशन फ्लावर। जैसे कि पैशन फ्लावर होता है उसी तरह पैशन फ्रूट भी होता है जिसको एनिमल्स और बर्ड ईट करना पसंद करते हैं, और लोग सम पीपल्स आर आल्सो लाइक टू ईट देम। ओके, सो स्टूडेंट दैट आर सम प्लांट्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम रेन फॉरेस्ट। Student, these rainforest plants are only based on rain means वर्षा के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ह्यूमन का इसमें कोई रोल नहीं होता, बस इतना होता है कि ह्यूमंस इनके थ्रू जो मटेरियल हमें मिलता है उनको सेल करके मनी अर्न करता है। ओके, सो स्टूडेंट यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर फॉर योर एग्जाम। Welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have read our first chapter of history, when, where and how. In today's class we start our class with the topic National Archives of India. National Archives वो होते हैं जो मतलब लेखक वगैरह होते हैं, अभिलेखागार, ठीक है। तो the National Archives of India is important for analyzing the British administration as well as the response of India to their rule. कि जो नेशनल आर्चिव्स थे उन्होंने जो एनालिसिस किया ब्रिटिश प्रशासन का और जो रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस टू देयर रूल, और जो भारतीयों ने उनके रूल का जो रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि उन्हें जो शासन कर रहे थे तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया। Located at New Delhi, it contained material such as the private paper of Governor General's, proceeding of the Indian National Congress, writing and speeches of national leaders, diaries, journals, official report and so on. और इन सब को हम कहाँ देख सकते हैं? न्यू दिल्ली के अंदर ये सारा मटेरियल रखा हुआ है। प्राइवेट पेपर जो गवर्नर जनरल ने लिखे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ पेपर्स हैं, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ नेशनल लीडर्स हैं, और डायरीज हैं, जर्नल्स हैं और ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो नेशनल म्यूजियम है वो कौन सा है। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड वॉज इनोग्रेटेड इन 1949। कि जो नेशनल म्यूजियम है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, और 1949 में इसको ओपनिंग की गई थी। इनोग्रेशन मतलब इसका उद्घाटन किया गया था। इट कंटेन्स ओवर 2 लाख वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेनिंग द 500 ईयर ऑफ द नेशंस हिस्ट्री। और इसके अंदर लगभग 2 लाख
से ज़्यादा वर्क है। वर्क के अंदर बुक भी हो सकती है, किसी का लेटर भी हो सकता है, किसी की डायरी भी हो सकती है, ठीक है, तो सारे हैं। और जो कम से कम 5000 वर्ष से जो 5000 वर्ष की जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके बारे में बताते हैं। कॉइन्स, पेंटिंग, मनुस्क्रिप्ट, स्टैचू एंड फोलियोज आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या क्या रखे हुए हैं यहाँ पे? सिक्के, पेंटिंग, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, स्टैचूज हैं और फोलियोज हैं, जो क्रॉनिकल ऑर्डर में मतलब काल के अनुसार, टाइम के अनुसार यहाँ पे रखे हुए हैं। द म्यूजियम ऑल्सो हैज ए लाइब्रेरी, और इस म्यूजियम में एक लाइब्रेरी भी है, विच एक्ट्स एज गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट, जो आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन देने का। ये देखिए, ये पिक्चर है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया की। अब है न्यूज़पेपर एंड प्रेस क्लिपिंग, कि न्यूज़पेपर और जो प्रेस की क्लिपिंग है, मतलब जो छोटे छोटे प्रेस के जो न्यूज़पेपर के अंदर जो आता है उसकी जो छोटी छोटी क्लिप्स हम काट के रख लेते हैं, या न्यूज़ की जो हम छोटी छोटी क्लिप इकट्ठी करके रख लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, तो उसी को प्रेस क्लिपिंग कहते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन नॉट बी कंसिडर्ड स्मॉल, कि इस टाइम में प्रेस का जो इम्पोर्टेंस थी वो छोटी नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग ए पिवोटल रोल इन द नेशनल, कि इसने एक राष्ट्रीय उसमें एक महत्वपूर्ण भाग निभाया। पिवोटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। नेशनल मूवमेंट, इट हेल्प्स अस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द इवेंट ऑफ दिस पीरियड, कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे उनके अंदर प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाया। और इतिहास के बारे में जब हमें जानना है तो ये हमें उस चीज़ को, मतलब बिल्कुल प्रेस के अंदर अगर कोई क्लिप रखी हुई है उस टाइम की, तो उसको देखने से हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये राष्ट्रीय आंदोलन अभी हो रहा हो। बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू पब्लिक ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द टाइम्स, कि बोथ इंग्लिश और जो भाषा प्रचलित होती है, जैसे को पंजाब के अंदर है तो पंजाबी है, मद्रास के अंदर है तो मद्रासी है, ठीक है, हरियाणा के अंदर है तो हरियाणवी है, तो पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर भी जो विशेष लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर भी ये पब्लिश हैं, और लोगों के ओपिनियन उस टाइम के इनके ऊपर क्या है वो यहाँ पे सेव हैं। जेम्स अगस्टस हिकी एंड इंग्लिशमैन स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत के अंदर जो पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो जेम्स अगस्टस हिकी ने स्टार्ट किया था। इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर इन पब्लिश्ड अंडर द नेम बंगाल गजट, और इसका ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, मतलब वीक में एक बार छपता था ये, और इसका नाम था बंगाल गजट। मैनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स वर यूज्ड टू मोबिलाइज नेशनल सेंटिमेंट्स, और जो विभिन्न लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे, मतलब जो जिस क्षेत्र में जिस विशेष लैंग्वेज यूज होती थी उसके जो न्यूज़पेपर थे, उन्होंने जो नेशनल सेंटिमेंट्स है, मतलब जो विचार हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं देश के प्रति, उनको छापा। केसरी, द ट्रिब्यून, यंग इंडिया, अमृता बाजार पत्रिका एटसेट्रा वर सम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम में कौन कौन से न्यूज़पेपर छपते थे? केसरी, द टर्बाइन, यंग इंडिया, अमृता बाजार पत्रिका, ये कुछ न्यूज़पेपर थे जो इस टाइम में छपते थे। दीज न्यूज़पेपर कैरिड द आइडियोलॉजीज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, और इन न्यूज़पेपर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी आइडियोलॉजीज छुपी हुई थी। एंड इट शोड स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश व्यूज, और जो ब्रिटिश के खिलाफ जो लोगों की मानसिकताएं थी, जो भारतीय जो नेता थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके जो व्यूज थे वो स्ट्रॉन्ग, जो उनकी बहिष्कार था ब्रिटिश के लिए, वो भी इसमें छपे हुए हैं। द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द ब्रिटिश रूल कैन ऑल्सो बी गेज्ड फ्रॉम फोटोग्राफ्स, कार्टून्स एंड स्ट्रेटिकल कंपोजिशन ऑफ द टाइम, और उस टाइम में जो बहुत सारे फोटोग्राफ्स, जो लोगों के विचार थे ब्रिटिश रूल के लिए, उस पे ऊपर कार्टून या बहुत ही मतलब आलोचनात्मक जो छापा गया था उस टाइम में। अब है लिटरेचर। मैनी इंडोलॉजिस्ट वर अट्रैक्ट बाय द इंडियन कल्चर एंड दे दस प्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल वर्क्स, कि बहुत सारे जो इंडोलॉजिस्ट थे
वो अट्रैक्ट हुए भारतीय कल्चर की तरफ और उन्होंने बहुत सारा काम किया, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। जेम्स मिल है, मॉन्स्टार्ड एल्फिनस्टोन है, विंसेंट स्मिथ है एंड मैक्स मूलर आर सम प्रोमिनेंट इंडोलॉजिस्ट। ये कुछ इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भारत के ऊपर, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत सारा इनके ऊपर काम किया, चाहे बुक लिखी, चाहे कोई पोयम लिखी, चाहे कोई नोवेल लिखी, कुछ भी लिखा। These scholars studied many ancient Indian texts as they hoped that a better understanding of Indian custom would help them rule India more efficiently। और इन्होंने बहुत सारे जो भारत का इतिहास की जो बहुत सारी जो पुरानी जो किताबें थी वो पढ़ी कि अंडरस्टैंड करने के लिए भारतीय जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, वुड हेल्प देम टू रूल इंडिया मोर एफिशिएंटली, कि भारत के ऊपर कैसे अच्छा राज्य किया जा सके। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन हिस्ट्री इनटू ए स्कॉलरी डिसिप्लिन। और इसने बहुत ही हेल्प की इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको, मतलब जो स्कॉलर्स, मतलब कि जो उसको लिखने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने अपने व्यूज़ के रूप में उसको लिखा। इंडिया की जो हिस्ट्री थी, द कॉलोनियल स्कॉलरशिप विद ए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाज क्वेश्चनाइड बाय इंडियन राइटर एंड स्कॉलर्स। की जो कॉलोनाइजल स्कॉलरशिप थी, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाज क्वेश्चनाइज्ड, कि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने जो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में, मतलब वेस्टर्न रूप में भारतीय जो इतिहास तो उसको लिखा था, तो उसके ऊपर भारतीय जो इतिहासकार थे या भारतीय राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया, ठीक है। दे दस अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट एंड कलेक्ट, कि उन्होंने इन डॉक्यूमेंट को फिर से कलेक्ट किया, हिस्टोरिकल सोर्सेज इन ए बिड टू रीडिस्कवर द नेशंस पास्ट। और दे दस अटेम्प्ट टू डॉक्यूमेंट, उन्होंने दोबारा से एक डॉक्यूमेंट, मतलब कि उन्होंने दोबारा से अपनी एक हिस्ट्री को डिस्कवर किया, कि पुरानी जो अपनी हिस्ट्री है जिसको इन अंग्रेजों ने चेंज कर दिया था, उसको इन्होंने वापस से खोजा, एक मोती में पिरोया इनको। नेशनलिस्ट लिटरेचर ऑल्सो क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज, और जो राष्ट्रीय जो साहित्य था उसने भी ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गांधी जीज हिंद स्वराज एंड जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑल क्वेश्चनाइज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो ये दादा भाई नौरोजी की जो पॉवर्टी, गरीबी एंड मतलब कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत के अंदर ब्रिटिश का रूल नहीं हो, तो ये गांधी जी की हिंद स्वराज, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन सारी जो इन्होंने लिखी, इन्होंने भी क्वेश्चन किया ब्रिटिश रूल का भारत के अंदर। मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज रिटन इन वर्नाकुलर वर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बहुत सारे नॉवेल्स और स्टोरीज लिखी गई इस टाइम में जो लोकल भाषाएं थी उनके अंदर। मोस्ट ऑफ दीज डील्ड विद सोशल इश्यूज एंड नेशनलिस्ट थीम्स, और ये सारी जो सोशल सामाजिक जो इश्यूज थे और जो राष्ट्रीय जो थीम्स थी उनके ऊपर लिखी हुई थी। बंगम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ एंड दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु, यहाँ पे दीनबंधु आना चाहिए था, दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी थी। ऑल एक्सप्रेस द ग्रोइंग सेंटिमेंट अगेन द ब्रिटिश रूल, और ये जो प्रकट करती हैं अपनी भावनाएं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, मतलब कि ब्रिटिश रूल के विरुद्ध ये जो अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वेरी वेल। You read this chapter again. Thank you. Have a nice day.